बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करते हैं और पाकिस्तान की कोशिश होती है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बात की जाए कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस किस तरह मुल्क मिलत की तरक्की में इजाफा कर रही हैं या जो ये तरक्की का सफ़र है वो रुकावट का शिकार है। महंगाई का क्या आलम है, वफाकी हुकूमत क्या मराते क्या पैकेज आवाम को देने जा रही है, और इसके साथ हमारी कोशिश होती है कि मुस्बत चीज़ों पर बात की जाए, तामीरी गुफ्तगू की जाए। रमज़ान अल मुबारक का महीना भी करीब है। वफाकी हुकूमत ने उसके लिए क्या तैयारी की है, सिंध हुकूमत ने क्या तैयारी की है, क्या जो यहाँ पे जो कमिश्नर हैं वो नींद की गफलत से कब उठेंगे, या सिंध हुकूमत और वफाक की जो चपकलिश है 18th अमेंडमेंट के बाद जो एक देखा गया है कि सूबा वफाक पर और वफाक सूबे को कसूरवार ठहराता है। कभी हॉस्पिटल्स के मामलात, कभी वफाक के फंड्स और NFC के मामलात हों, तो इससे हम कब दूर जाएंगे? क्या ये दोनों गवर्नमेंट बैठ के कोई एक फार्मूला या एक नेशनल डायलॉग के जरिए कोई तो एक सूरत निकालनी होगी कि जो आवाम तक जो ये तमाम समरात हैं वो जल्द अज जल्द मुंतकिल हों, और एक जमहूरी हुकूमत आईनी मुद्दा पूरा करने से पहले तमाम जो उसके इक़दामात हैं, जो सर्विसेज हैं, जो नैरेटिव, जो तामीर पैकेज जो आवाम के लिए लाए गए थे या ऐलान किए गए थे वो आवाम तक मुंतकिल हों। तमाम ही मौज़ूआत पर एजुकेशन से लेकर हेल्थ तक बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रफ़ाकत उमर साहब। उमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वहाब हुसैन साहब। हुसैन साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। स्टार्ट करेंगे तरक्की का सफ़र, PM साहब की सेकेंड इनिंग, तमाम ऐलानात। उमर साहब, आउटपुट नहीं दे पा रहे अभी तक आप, मतलब इस तरह की खबरें नहीं है कि जी आवाम से ऐसी राय आए कि जी ये मुझे घर मिल गया और यहाँ मेरी फैमिली बस गई और हम जी बहुत खुश हैं। महंगाई कम हो गई, चीनी की कीमतें कम हो गई, दूध की कीमतें कम हो गई, अशिया खुर्दनोश, सब्जी, फल, फ्रूट, दाल से लेके चने तक रेट कम हो गए। 15,000 वफाक की जो तरफ से सैलरी एक मुतवस्सित, एक गरीब, एक लकीर से नीचे रहने वाले तबके के लिए आपने तय की है। क्या 15,000 में उसका घर चलेगा? क्या इस महंगाई के आलम में उसके लिए क्या कोई एक पैकेज बनाया है आपने कि अगर हम उसको एक पॉइंट आउट करते हैं कि यार ये कैसे गुजारा कर सकता है? इसका राशन 5,000 का आएगा, बच्चों की फीस जाएगी, घर कैसे चलेगा? अफसरान को छोड़ के एक आम आदमी को आप डिफाइन करेंगे? जी शुक्रिया साजिद भाई। देखिए, इसमें नो डाउट हमारा गरीब आदमी जो है, एक गुर्बत से निचले तबके का जो शख्स है, उसके लिए घर चलाना बड़ा मुश्किल है, और महंगाई नो डाउट कंट्रोल से बाहर है और काफ़ी ज़्यादा है, और गरीब मसाइल फेस कर रहा है, और हुकूमत इसमें इक़दाम भी कर रही है। मसाइल अपनी जगह पे हैं, ज़रूर हैं, और हुकूमत इसमें अपनी जगह पे इक़दाम कर रही है, और इंशाल्लाह आपको रिलीफ जल्द नज़र आएगा। कुछ चीज़ों में आपको नज़र आया भी होगा। और घरों की जहाँ तक बात है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 1500 घर हैंड ओवर किए गए लोगों को, और आगाज़ किए एक, और ये कतरा कतरा इंशाल्लाह आपको आगे चल के एक बेहतर सूरत हाल की तरफ आपको जाता हुआ नजर आएगा। आपने कहा 1000 से 1500 घर हमने दिए, ठीक है, PM साहब ने ऐलान किए और गए, इफ्तिताह भी किया और लोगों को डिलीवर भी हुए। चलें एग्री कर लेते, डिलीवर भी हुए। आपने देखा होगा 2 घंटे बाद सिंध हुकूमत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी और कहा कि ये तो हमारे प्रोजेक्ट थे, ये PM साहब वहाँ कहाँ चले गए, ये तो हमने सक्कर में मजदूरों को भी फ्लैट दिए। तो मतलब ये जो 50 लाख घरों के लिए कोई ज़मीन मुख्तस की गई होगी, सूबे मतलब डिवाइड हुआ होगा कि सिंध में कहाँ पे बनाने हैं, किस शहर में, KP में कहाँ बनाने हैं, तो वो कोई एक मैप क्यों नहीं दे रहे अभी तक आप लोग? साजिद भाई, इसमें कोई भी गवर्नमेंट जो है वो मंसूबे शुरू करती है और उसमें जो है कंप्लीट करना जो है वो माने रखता है। आप एक प्रोजेक्ट शुरू कर लें, उसको तकमील तक ना पहुंचाएं और फंड्स ना दें आप उसको, और वो 10 साल से ये इल्तवा का शिकार था। ये मंसूबा आपकी नॉलेज में होगा, 10 साल से ये इल्तवा का शिकार था। पिछली PMLN की गवर्नमेंट भी गई है, वो भी जो प्रोजेक्ट आप जिस पे काम करते हैं वो आ जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारा प्रोजेक्ट था, ये कहते हैं जी हमारा प्रोजेक्ट था। तो भाई इनको कंप्लीट करना चाहिए था, और आपने स्टार्ट किया, आपको भी, आवाम को पता है, आपको भी उसकी जो भी क्रेडिट उसको आपको भी जाता है, हम भी कहते हैं आपने स्टार्ट किया, लेकिन पाए तकमील तक इस गवर्नमेंट ने पहुंचाया। 10 साल से इल्तवा का शिकार था, उसको पहुंचा के तकमील तक पहुंचाया गया, और जो लोग उसके हकदार थे, गरीब जो मजदूर तबका था, उन तक वो घर पहुंचाए गए और उनको रहने के लिए वो दिए गए। तो जिसने स्टार्ट किया उसके एक अपना क्रेडिट है, और जिसने उसको तकमील तक पहुंचाया और उसका एक अपना क्रेडिट है। नहीं, अगर हमारे आप देखने वालों को बताएं, वो मुस्तफीद हों, उनको पता चल सके कि सिंध में किस शहर में ये घर बनेंगे। जैसे मुस्तनद नहीं, जैसे मुझ तक इतलात पहुंची के कुछ सक्खर में बनेंगे, कुछ कराची के डिस्ट्रिक्ट मलीर की तरफ बनेंगे, तो अभी तक ये मफरूजात हैं, मतलब कंफर्म न्यूज़ नहीं है। तो वो घर कहाँ बनेंगे और इस वक्त किस कंडीशन में है? क्या उनके ग्राउंड में मतलब कुछ बन गए हैं, या छत डलनी है, दीवारें बन गई हैं, कुछ बताएंगे?
साजिद भाई देखिए फेडरल के जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें आपको पनाहगाहें जो है वो आपको सिंध में नहीं थी, वो भी आपको भी नजर आई हैं। कराची में कई साइट्स खुल चुकी हैं और एक गरीब आदमी और जो फुटपाथ पे सोने वाला था वो उससे मुस्तफीद हो रहा है। जहाँ तक घरों की बात है, बिल्कुल सखर में भी इन पे काम चल रहा है, सखर में भी साइट्स ली गई हैं, कराची मलीर में आप कह रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी ये काम शुरू किया जा रहा है, जो नए पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम है उसके तहत भी, और ये वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत भी ये जो प्रोग्राम है ये वहाँ से भी स्टार्ट किया जा रहा है, वहाँ से भी किया जा रहा है मजदूर तबके के लिए और एक आम तबके के लिए जो है वो ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जब हमारी ली जा रही है। बिल्डर हजरात से बात हुई रिगार्डिंग नया पाकिस्तान और ये लो कॉस्ट हाउसिंग के जो आपके घर जो आपने गरीब लोगों को देने हैं, सीमेंट और सरिये की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उसके लिए एक मखसूस रकम दी गई, फिर आपने उनके लिए लोन की सर्विसेज भी दी ताकि उसको वो आसानी से मोर्टगेज करवा सके। लेकिन जब सरिये और सीमेंट की कीमतें बढ़ जाएंगी और फिर ये कैसे बनेंगे? जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि 50-50 कह नहीं सकते कि इस आईनी मुद्दे में ये हुकूमत इस प्रोजेक्ट को बनाने में कामयाब होगी या नहीं, मतलब कोई कंफर्म नहीं। देखिए साजिद भाई, बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि ये प्रोजेक्ट भी जो था ये पिछली गवर्नमेंट ने शुरू किया, 10 साल पहले शुरू हुआ था, अब जाके पाया तकमील तक पहुंचाया गया। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं आप 5 साल में उनको पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते, तो कोशिश पूरी है कि अपने इसी टेन्योर के अंदर उनको कंप्लीट किया जाए जितने मैक्सिमम हो सकते हैं। जाहिर एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है हाउसेस की, कराची के अंदर आप बात करें जितने बड़े शहरों के अंदर है, गरीब तबका बहुत बड़ी तादाद के अंदर है, तो रिक्वायरमेंट पर आपकी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको टाइम तो लगेगा इसके अंदर। चलिए टाइम लगेगा। आप वहाब साहब, महंगाई के शिकवे वफाक को तो हम वफाक तमाम जो सूबाई हुकूमत हैं इंक्लूडिंग आपकी ही सूबे में हुकूमत है, तो आप हमेशा मलबा वफाकी हुकूमत पर डालते हैं। ठीक है, ओवरऑल उनके पास ही चीज़ें हैं, लेकिन जब रमज़ान आता है तो आप ही के कमिश्नर मतलब एक आध दुकान पे रेट मार दी, लेकिन ये कीमतें कंट्रोल आपका फ़र्ज़ है, हुकूमत आपकी तीसरी बार। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि एक दूध वाला हुकूमत और रियासत की रेट को चैलेंज करे। रेट आता है 95 रुपये, वो बेचता है 120 रुपये। मतलब एक गरीब का बच्चा आप दूध भी ना पिए तो अगर हम विफाक को जहाँ कहते हैं कि आप चीनी की प्राइस कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो दूध की प्राइस तो आप भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। अच्छा, बेसिकली सिंध हुकूमत की अगर बात की जाए तो सिंध हुकूमत ने हमेशा से, आप देखिए कोविड सिचुएशन में भी आवाम को रिलीफ दिया। नॉट ओनली कोविड, मैं थोड़ा सा बैक पीछे जाता हूँ कि कोविड सिचुएशन में बहुत खतरनाक सिचुएशन ये थी कि आपका लेबर तबका तकरीबन जो है घरों में महसूर हो गया था, काम तकरीबन आपके बंद हो गए थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से लेके शादी हॉल्स वगैरह सब, जो कारोबारी मार्केट्स वगैरह थी वो भी सारी बंद थी। देखिए एक बंदा जो डेली वेजेस पे काम करता है उसको खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो सिंध हुकूमत ने बहुत बेहतरीन तरीके से उनको जो है खाने पीने की अशिया मुहैया की फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो डीसीज के मुख्तलिफ टीम्स बनी और उन्होंने वो चीज़ें डिलीवर की उन्होंने। मैं समझता हूँ कि जिस तरह कोविड सिचुएशन में सिंध हुकूमत ने अच्छी तरीके से काम सर अंजाम दिया, वैसे ही आने वाले सिचुएशन में जो है अगला महीना हमारा रमज़ान का महीना है, उसमें बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह चीज़ों की प्राइस कंट्रोल के हवाले से भी कंट्रोल करेंगे। और जैसे आपने दूध की कीमत का बताया कि दूध की कीमत जो है 120 रुपए तक जहाँ पहुंची है, या उससे मतलब इसमें हम विफाक को तो नहीं कह सकते जी आप आए उस पर नहीं, और आप इधर टाइगर फोर्स को भेजें या विफाक आके इन्वॉल्वमेंट करे, फिर सिंध हुकूमत तनकीद करेगी आप हमारे मामला। सिंध हुकूमत ने कभी भी किसी फोर्स से, स्पेशली जैसे इन्होंने टाइगर फोर्स बनाई थी जिस मकसद के लिए बनाई थी, मुझे नहीं समझता मकसद क्या था उनका, वायलेंस क्रिएट करना था इस मुल्क के अंदर, लेकिन उन्होंने तो उनको इख्तियारात नहीं दिए, वो तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन बनाया नहीं देते। उस फोरम को बनाया तो गया इखलाकी तौर पे। जब आपके पास डिपार्टमेंट मौजूद हैं, आपके पास पुलिस मौजूद है, आप पे डिपार्टमेंट दूसरे मौजूद हैं जो इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऐसे फोरम को बनाने का जवाब नहीं होना चाहिए था। अब बात जहां तक आती है हमारे पास कि दूध की कीमत की, तो दूध देखें हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है, गाड़ियां पेट्रोल और डीजल पे चलती हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर आप मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि वो ट्रांसपोर्टेशन जो है, देखिए अगर मेरा बाड़ा कराची से बाहर है, मैं दूध यहाँ कराची में फराम करता हूँ, तो उसमें वो भी एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। तो ये इश्यूज हैं उनके साथ। खाना पीना, मतलब आप देखें एग्रीकल्चर सेक्टर को आप देख लें, जो क्रॉप्स आपके हैं, मतलब अगर आप भैंस को मतलब या बाड़े में आप दूध जो देती है भैंसें वगैरह, उनको आप चारा देते हैं, तो उस चारे के लिए क्या हुकूमत ने कोई उनको रिलीफ दिया है क्या? एग्रीकल्चर सेक्टर में फेडरल गवर्नमेंट, देखिए आपके पास है सर, आप दे सकते हैं, एग्रीकल्चर आपके पास है। देखिए ट्रैक्टर जो चलता है ज़राअत के अंदर,
تو وہ اس پہ پیٹرول ڈلتا ہے. وہ پیٹرول اس کی قیمت جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے, ہم نہیں کرتے. سندھ حکومت کے پاس یہ ڈومین نہیں ہے. سندھ حکومت کے پاس جو ڈومین ہے, سندھ حکومت اس میں میرے خیال میں بہت ریلیف دے چکی ہے. اور وفاقی حکومت نے جیسے اعلان کیا تھا کراچی کو بنانے کے لیے 1100 یا 11,000 ارب, شاید میرے خیال 1100 ارب کا اعلان کیا تھا, تو ابھی تک نہ ان کا ایک پیسہ بھی نہیں ہے یہاں پر. بھائی نے جیسے ابھی تھوڑی کچھ چیزیں بتائیں کہ جو ہے ہماری حکومت جو ہے نا گھر دینے کے لیے کام کری, 1500 گھر ہینڈ اوور کر چکی ہے کچھ لوگوں کو. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 10 سال پہلے کا پروجیکٹ تھا وہ. کیا ان کی حکومت کا یہ کام ہے کسی بھی حکومت کا چلتا ہوا پروجیکٹ جو ہے اس کے اوپر جا کے اپنی تختی لگا دیں؟ کیا افتتاح جب اس پروجیکٹ کا ہوا کیا نواز شریف تو کیا ذرا سوچ بھی لیتے ہیں, وہ ایک تاخیر کا شکار ہے, کوئی منصوبہ ہے تو اس کو آگے تو دیکھیں یہ کہہ سکتے ہیں, یہ کریڈٹ ان کو نہیں جاتا, یہ کریڈٹ پچھلی حکومت کو جاتا ہے جنہوں نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا, جن کی تختی اس ٹائم پہ لگی تھی. جب تو یہ ان کا فیلئر نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹ نہیں کر پائے. دیکھیں ان کا حکومت جب ختم ہو گئی, حکومت کے ٹائم فریم کے حساب سے ہی پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں. ایسا نہیں, ہمارے پاس آئینی مدعا 5 سال ہے, کیا ہم یہ اپنے ٹرن اوور میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک بلڈنگ بنتی ہے تو اس کو بنتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. جیسے موٹر وے کی اگر ہم بات کریں, موٹر وے نواز شریف کے ٹائم میں بنایا گیا تو اس میں 10-15 سال لگے. ایسا تو نہیں وہ کریڈٹ پیپلز پارٹی لے لے یا پی ٹی آئی کے لوگ جا کے لے لیں اس کو کریڈٹ. جنہوں نے کام کیا ہمیں ان لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہیے. یہ نہیں کہ 1500 گھر جو ابھی ہینڈ اوور کیے گئے. میں پوچھ لیتا ہوں رفیق صاحب کیوں کریڈٹ لے رہے ہیں پھر آپ, اگر پروجیکٹ اگر ان کا اپنا پروجیکٹ ہے. ساجد بھائی اس میں تو سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں گا, پیپلز پارٹی کا تو ماشاءاللہ سے نعرہ رہا ہے, اور 71 سے جب اقتدار میں آئے روٹی کپڑا اور مکان کا تھا, تو میں تو سمجھتا ہوں ان کا فیلئر ہے کہ 10 سال میں انہوں نے 1500 گھر بنائے ہیں, اور یہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں 2-2.5 سال کے اندر جی آپ نے 50 لاکھ گھر کہے تھے, تو وہ گھر کہاں ہیں؟ تو بھائی پہلے تو آپ 10 سال میں آپ نے 1500 گھر بنائے. میں نے نہیں کہا یہ کہ پیپلز پارٹی کا کریڈٹ نہیں ہے, اگر انہوں نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا تو ان کا کریڈٹ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن تھوڑی سی آپ اس میں گنجائش نکال لیں کہ جس نے کمپلیٹ کیا اس کے لیے بھی دل بڑا کر لیں کہ انہوں نے کمپلیٹ کیا. ایک 10 سال کا پروجیکٹ, اور کم از کم ایک روش تھی کہ ایک حکومت کا پروجیکٹ چھوڑ دیا, ہمارا تو تھا ہی نہیں. دیکھیں ماضی میں یہی مثالیں ملتی ہیں, 2 پارٹی سسٹم تھا نا, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تھی, تو یہی روایت چلتی رہی ہے. اس کا پروجیکٹ ہے انہوں نے کمپلیٹ نہیں کرنا, ان کا پروجیکٹ یہ کمپلیٹ نہیں کریں گے. تو یہاں تک ہوا کہ جو نواز شریف صاحب نے جو امپلائمنٹ کی پیپلز پارٹی نے اور پیپلز پارٹی نے کی, تو انہوں نے ریکارڈ عوام کہاں جائے. جی بالکل یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں. پی ٹی آئی نے ان چیزوں کو آ کے ختم کیا ہے. اور آپ کراچی کے اندر بھی دیکھیں, جس گرین لائن بس پروجیکٹ کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے تھے اور ہمیں تانے بھی دیے گئے بعد میں, اس کو بھی ہم نے کمپلیٹ کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں, اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں, اس پہ کام چل رہا ہے. وجہ یہ کہ آپ کی اسٹیٹ کا, آپ کی عوام کا پیسہ جس منصوبے پہ لگتا ہے, آپ کو اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کو وہ اچھا لگے برا لگے, آپ کے کچھ اس کو آپ کے پلس پوائنٹس بھی ہوتے ہیں, کچھ مائنس بھی ہوتے ہیں. آپ کو وہ منصوبہ پسند نہیں ہے, یا آپ کو اس میں لگتا ہے کوئی اس سے بہتر منصوبہ آ سکتا تھا, لیکن وہ سٹارٹ ہو گیا, آپ کو اس سے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. بہت بڑی مثالیں موجود ہیں. پنجاب میں کارڈیولوجی, وزیر آباد کارڈیولوجی سینٹر موجود تھا, پی ایم ایل این کیو کا وہ پروجیکٹ تھا, کاف لیگ کا, پی ایم ایل این آئی, وہ جو منصوبہ آپ کا 1 ارب کا تھا وہ 2.5 ارب میں پہنچ گیا, لیکن وہ 8 سال میں بھی وہ منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. میں ریسکیو 1122 کی بات کروں, پنجاب میں انقلابی اقدام تھا, بہت بڑا منصوبہ تھا پی ایم ایل کیو کا, وہ آپ پی ایم ایل این آئی اس نے اس کو 0 مطلب انہوں نے فنڈنگ کی, اس کو آگے نہیں بڑھایا. اچھا وہی منصوبہ سندھ میں بھی آیا, وہی منصوبہ ساتھ میں کے پی کے میں بھی آیا. آپ اس کی پروگریس سندھ میں بھی دیکھ لیں, آپ کے پی کے میں بھی دیکھ لیں, آپ کو سندھ میں ریسکیو 1122 کہیں نظر نہیں آئے گا. کے پی کے میں مکمل ایکٹیو آپ کو نظر آئے گا. وہ پی ایم ایل این کیو کا پروجیکٹ تھا, لیکن اس کو لے کے چلی, پی ٹی آگے لے کے چلی, ایک اچھا پروجیکٹ ہے. آپ میں اس میں کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی کوئی وبا آتی ہے, کوئی بھی مسئلہ آپ کو آتا ہے, ریسکیو کے لیے پورا آپ کا ادارہ موجود ہے, پروفیشنل ٹیمز موجود ہیں ان کے پاس, تو پی ٹی اس کو آگے لے کے چلی ہے. آپ ابھی بھی کمپیئر کریں, میں کروں پنجاب میں تو پہلے سے موجود تھا, کے پی کے میں بھی آپ کو پورے صوبے میں. میں وہاب صاحب سے پوچھ رہا تھا, وہاب صاحب ہیلتھ کے معاملات پر این آئی سی وی ڈی بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور وی آر اپریشیٹنگ یو, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ان 12-15 سالوں میں گورنمنٹ کی طرف سے اچھی ایمبولینس سروس, امن ایمبولینس آپ نے چلائی, ٹھیک ہے, پبلک پرائیویٹ ٹھیک ہے, لیکن آپ کو علم میں ہوگا کہ ان کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں, اور کتنا بڑا سندھ اور اسپیشلی کراچی اتنا بڑا شہر, چیپا اور ایدھی کی اگر سروسز نہ ہوں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ امن ایمبولینس کیا یہ افورڈ کر پائے گی؟ کیا ان کی یہ 15-20 گاڑیوں سے یہ کراچی شہر چلے گا؟ مطلب وائی, مطلب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اتنا بجٹ ہیلتھ کو ملتا ہے ڈپارٹمنٹ کو, اور مطلب گورنمنٹ کے لیے مطلب گورنمنٹ سروس نہیں دے پا رہی کہ اگر کوئی خدا نخواستہ اس ملک میں ایمرجنسی لگتی ہے, کوئی ایکسیڈنشل معاملات ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کے پاس سروس نہیں ہے. کیا یہ ول کا معاملہ ہے؟ کیونکہ جو فلاحی رفاہی ادارے ان کے پاس ول ہے تو ان کے پاس 100-200, 500 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں.
देखिए हेल्थ के हवाले से अगर बात करते हैं, NICVD को आपने अप्रिशिएट किया कि ये सिंध हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है। इसके अलावा आपने एम्बुलेंस सर्विस पे आके बात की है, तो एम्बुलेंस सर्विस के जैसे जॉइंट वेंचर में हमारा एक प्रोजेक्ट चलता रहे। सिंध हुकूमत पर जितने वसाइल हैं उनको मेरे ख्याल बरकरार लाते हुए बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं। कैसे हेल्थ सेक्टर में नहीं 15 सालों में से कितनी गाड़ियां हैं कभी भी कोई ऐसा क्राइसिस आया, मुझे तो ये भी याद है कि 6 माह पहले उन अमन वालों का भी फंड रोक दिया गया था। सॉरी किस वाले जो अमन एम्बुलेंस है उनके भी फंड रोक दिए गए थे। उन्होंने भी बड़े गिले शिकवे किए कि अब क्या करें, ये गाड़ियां कैसे चलेंगी, ये लोग कैसे इनको सैलरीज मिलेंगी। फिर वो फंड अभी दोबारा से उनके सिंध हुकूमत ने देना शुरू कर दिए। तो ये गाड़ियों की तादाद कब बढ़ेगी वहाब साहब? देखिए सिंध हुकूमत के पास एम्बुलेंसेज तो मौजूद हैं अपनी, ऐसा नहीं कि नहीं है। सिंध हुकूमत ने एम्बुलेंसेज खरीदी भी होंगी। मुझे कितनी है अभी मुझे आपके पास नहीं, मुझे तादाद अभी एग्जैक्टली नाम मेरे पास फिगर नहीं है, लेकिन अगर कहेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में कहेंगे हेल्थ के ऊपर बिल्कुल पूरा प्रोग्राम आपने करना है जिसमें एम्बुलेंसेज की तादाद, नॉट ओनली प्रोग्राम, मैंने तो क्योंकि मेरे टॉपिक का प्रोग्राम का ऐसा था कि हेल्थ में ठीक है NICVD की बिल्डिंग है, आप आज डिस्ट्रिक्ट में है, कल ये तहसील में होता ही है। एक थरपारकर का एक जो पेशेंट है वो यहाँ ना आए, ठीक है, वहीं पे उसको इलाज मुआवजे की सर्विस। अच्छा मैं थोड़ा सा बताऊं, देखिए बहुत सारी हॉस्पिटल, देखिए थरपारकर में मिट्टी है, वहां पर हॉस्पिटल बन चुके हैं बड़े लेवल के। क्योंकि देखिए सिंध हुकूमत आई है पीपल्स पार्टी के पास 2008 से, उससे पहले हमारे पास ये हुकूमत नहीं थी, ना ये मिनिस्ट्री हमारे पास। सर मैं 90 से की बात ही नहीं कर रहा, 2008 के बाद मैं बता रहा हूं आपको, 13 साल बहुत प्रोग्रेस हुई है। आपकी बिल्डिंग्स से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया है सिंध हुकूमत ने, स्पेशली एजुकेशन और आपके हेल्थ सेक्टर पे। हेल्थ सेक्टर पे ऐसा मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कोई भी क्राइसिस आया हो कि सिंध हुकूमत ने उस चीज को नहीं जहां आप जो अच्छी सर्विसेज है, वी आर अप्रिशिएटिंग यू, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट भी तो आप लोगों का ही फर्ज है ना चलाना, कि डॉक्टरों की वहां पे मौजूदगी हो, वहां पे अद्वियात मौजूद हो, पैरामेडिकल स्टाफ को अगर आप कोविड की सिचुएशन में ही देख लें, इससे पीछे की सिनेरियो में मैं नहीं जा रहा, लेकिन अभी की सिचुएशन में भी आप देखें तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बेहतरी आई है इन सेक्टर्स में। चलें, अगर बेहतरी आई है तो विफाक फिर क्यों कह रहा है कि हम हॉस्पिटल रन करेंगे? रफाकत साहब आप क्यों फिर सिंध के हॉस्पिटल पे आप धावा बोल रहे हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि नहीं जी इनसे नहीं चलेंगे, ये हम चलाएंगे, तो ऐसा क्यों? देखिए जिन हॉस्पिटल्स की साजिद भाई बात हो रही है, JPMC है, NICVD और NICH है, ये हॉस्पिटल शुरू से वफाक का असर है और ये फेडरल गवर्नमेंट ने उनको बनाया था और बहुत अच्छे अंदाज में। अगर यहाँ पे आप सर्वे करें, आप यहाँ के जो पेशेंट हैं उनसे भी आप पूछें, जो स्टाफ है वहाँ पे, तो वो खुश नहीं है। और ये अगर आपको मैं रिकॉर्ड पे आपके लाऊं बात ये वाला, ये जो केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ये केस सुप्रीम कोर्ट मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।